हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। लॉ का पेपर आप लोग दे करके आ चुके हैं और जो फीडबैक मेरे पास है उसके हिसाब से पेपर जो है वो बढ़िया लेवल का आया है। अच्छे क्वेश्चंस थे और आप लोगों ने पेपर भी बढ़िया तरीके से कर लिया है। तो चलिए, टैक्स के एग्जाम में थोड़ा सा टाइम है अभी, आप लोग फटाफट से फिर भी टैक्स की तैयारी के अंदर लगेंगे तो मैं बहुत फास्ट एक बार पेपर पूरा रिव्यू कर देता हूं आपके लिए, ताकि जो आपके क्वारीज के फोन आ रहे हैं एक बार थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल जाए कि हाँ भाई क्या कुछ हमने कर लिया है। ठीक है, अदरवाइज सारे एग्जाम्स के बाद में आप इसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूं आपसे तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन सेक्शन नंबर 48 पर है। वेरिएशन इन द राइट ऑफ शेयर होल्डर्स है, जहां दो क्लासेस के शेयर अपने को देकर के रखे हुए हैं और कंपनी जो है वो सेकंड क्लास के अंदर वोटिंग राइट जो 5 शेयर्स पे 1 वोटिंग राइट था उसको चेंज करके यहाँ पर 10 शेयर पे 1 वोटिंग राइट जो है उसका प्लान कर रही है। अब आपसे पूछा है कि भाई कंपनी के मेमोरेंडम आर्टिकल्स में इसका प्रोविजन ऑलरेडी दे रखा है कि कंपनी वेरिएशन कर सकती है, जो हमारी पहली कंडीशन होती है। देन उसके बाद में हमको 3/4 का रिटर्न कंसेंट या एसआर पास करना होता है। तो रिटर्न कंसेंट हमारे पास में आ चुका है 40,000 शेयर होल्डर का, जबकि 50,000 इक्विटी शेयर है और 40,000 ने कंसेंट दे दिया, मतलब हमारे पास 75% से ऊपर का कंसेंट है। तो ये वेरिएशन हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर आता है कि भाई डिसेंडिंग शेयर होल्डर है। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि 10% अगर आपके पास में शेयर कैपिटल के राइट्स हैं, 10% अगर आपके पास शेयर कैपिटल है तो आप बिल्कुल ट्रिब्यूनल के पास में जा सकते हैं। 50,000 की शेयर कैपिटल है, 10% से कम है जो डिसेंटिंग वाले हैं तो ट्रिब्यूनल के पास नहीं जा पाएंगे। तो वेदर कंपनी कैन चेंज, यस की चेंज कर सकती है। डिसेंटिंग शेयर होल्डर अप्लाई कर तो सकते हैं लेकिन 10% उसके लिए होना चाहिए। तो ये प्रोविजंस अपने को लिख देने चाहिए थे। नेक्स्ट पे आते हैं, बी वाला जो क्वेश्चन है, बी क्वेश्चन सेक्शन 128 का क्वेश्चन है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जो है हैदराबाद में है और दो ब्रांचेस हैं दिल्ली और लंदन के अंदर। अकाउंटिंग बुक्स वो वहीं पे मेंटेन कर रहे हैं, दिल्ली की और लंदन की भी। दिल्ली वाले रेगुलर बेस के ऊपर मंथली बेसिस पे अपने रिटर्न्स यहाँ पे भेजते हैं। लंदन ब्रांच क्वार्टरली बेसिस पे अपने समराइज अकाउंट्स जो है वो हेड ऑफिस को भेज देती है। ऑडिट टीम का ये मानना है कि जो लंदन ब्रांच है, पहली चीज तो उन्होंने बोला कि भाई आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच पे मेंटेन नहीं कर सकते, तो 128(2) इसकी परमिशन देता है, हम ब्रांच पर मेंटेन कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से, उसी हम कह सकते हैं उसी चीज को फॉलो करके, उन्हीं रूल्स को फॉलो करके जैसे हम हेड ऑफिस के ऊपर करते हैं, बराबर। फिर आता है कि भाई क्वार्टरली बेसिस के ऊपर लंदन ब्रांच भेज रही है, जो गलत है, इनको मंथली बेसिस पे भेजना था। आपसे पूछा है वैलिडिटी बताइए, दोनों ही ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा ब्रांच अपनी बुक्स को ब्रांच पे मेंटेन कर सकती है। और जहां तक फॉरेन ब्रांच की बात है तो यहां पे समराइज रिटर्न क्वार्टरली बेसिस के ऊपर भेजना ही अलाउड है। तो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अगर भेज रहे हैं तो एब्सोल्यूट अलाउड रहेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए बहुत फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। सिंपल पीआरआई पीआरओई का क्वेश्चन था, जैसा आप लोगों को कहा था कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एल एम्प्लॉय है, फैशन डिजाइनर है और यहाँ पे दे दिया गया है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी गुड़गांव में काम कर रहे हैं और सर्विस उन्होंने 23-24 में 183 डेज का दे दिया, यानी हमारी एक रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर आकर के कंप्लीट हो जाती है, बराबर। अब 1/4/24 को यहां से वो उनको एक जॉब ऑफर मिलता है, बाहर से पेरिस से मिल रहा है, और 2 तारीख को यहां से पेरिस चले गए हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां से उनको मान लिया जाएगा इस ईयर में PROI, बराबर। अगर आप जॉब के लिए यहां से जा रहे हैं, अनसर्टेन पीरियड के लिए यहां से जा रहे हैं, तो उस पर्पस के लिए आप जानते हो कि PROI काउंट होगा। अब आगे इन्होंने बोला है कि वहां इन्होंने ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन 30/4 को ये वापस से आते हैं 10 डेज के लिए फैमिली फंक्शन के लिए। इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यही क्वेश्चन पूछा है आपसे कि अगर वो 30/4 को वापस आ रहे हैं, फैमिली फंक्शन के लिए आ रहे हैं, वापस जॉब ज्वाइन करने के लिए नहीं आ रहे, अनसर्टेन पीरियड के लिए नहीं आ रहे, तो यहां उनको PROI ही माना जाएगा, PRA नहीं। लेकिन अगर फैमिली फंक्शन की जगह पे यहां अगर वापस एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन करते तो इस डेट से वापस उनको माना जाता PRI। ध्यान ये रखना है कि एक ही साल में एक पर्सन के 2 स्टेटस हो सकते हैं, PROI भी PRI भी। तो यहाँ पे वहां रहने वाले पीरियड तक PROI हो जाते हैं और यहां आके ज्वाइन करने के बाद से वापस PRI के अंदर काउंट हो सकते थे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, आंसर देने को बोला है। कुछ छोटे छोटे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे बच्चों। प्राइवेट प्लेसमेंट सेक्शन 42 का हमारा क्वेश्चन यहाँ पे काम करता है। व्हाट इज द रेजोल्यूशन टू बी पास्ड? एसआर पास करना होता है, हमको पता है। प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए मैक्सिमम 200 लोगों को हम इनवाइट कर सकते हैं हर फाइनेंशियल ईयर ईच क्लास के लिए, और जिसमें आप लोग जानते हो ईसोप वाले हमारे जो हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर इंक्लूड नहीं होते। प्रोविजन आपको अच्छे से आता है।
कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? नॉन अलॉटमेंट के 60 डेज में अलॉटमेंट कर देना चाहिए था, नहीं तो 15 डेज में पैसा वापस करना है, उससे लेट किया तो 12% पर एनम इंटरेस्ट जो 61 डेज से स्टार्ट हो जाएगा। ये सब आप फटाफट से बता रहा हूं, ये सब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा है, इन केस शेयर वर अलॉटेड विद इन रिक्विजिट टाइम, क्या पैसा, बिल्कुल कंपनी जो है तो पैसा स्पेसिफिक बैंक अकाउंट के अंदर रखेगी और यूज तभी लेना है जब आप शेयर्स का अलॉटमेंट कर देते हैं, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट भी चला गया तो आप उस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया सा सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है। मिस्टर एम और मिस्टर पी जॉइंट शेयर होल्डर हैं किसी कंपनी के, इनके पास में शेयर हैं। एक स्पेशल बिजनेस मीटिंग के अंदर आ रहा है जो आर्टिकल्स में चेंज करने से रिलेटेड है, ईजीएम उसके लिए बुलाई गई है। उस पर एम का और पी का दोनों का अलग अलग व्यू है, दोनों का व्यू अलग अलग जा रहा है। तो आपको बताना है प्रोसीजर क्या है भाई, अगर अलग अलग व्यू है तो सीनियोरिटी रहेगी, तो सेक्शन 106 के हिसाब से जिसका नाम पहले लिखा हुआ है रजिस्टर में उसको प्रायोरिटी मिलेगी, उस हिसाब से यहाँ पे वोटिंग होने वाली है। ओगारा लिमिटेड नेट वर्थ है 110 करोड़ का, टर्नओवर है 450 करोड़ का, डिपॉजिट एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं, पब्लिक से डायरेक्ट पूछा है। एलिजिबल पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है नेटवर्थ अगर 100 करोड़ से ऊपर है या टर्नओवर अगर 500 करोड़ से ऊपर है, कोई भी एक चीज हो जाए तो नेटवर्थ 100 करोड़ से ऊपर निकल गई है, बिल्कुल एलिजिबल पब्लिक कंपनी है, पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। The Board of Directors of Cool Private Limited, through a resolution passed in board meeting, granted authorization to Mr. Sharad, CEO of the company, to appoint 2 employees for the procurement department. 2 employees इन्होंने अपॉइंट किए हैं, ठीक है भाई। Subsequently, शरद selected जो है वो मिस्टर सुरेश को कर देता है, मिस्टर हेमंत को for the positions। बढ़िया। However, after 1 month, Mr. शरद जो है noticing unsatisfactory performance of lack of honesty in their duties, और वो इनका डिसमिसल ऑर्डर जो है वो इशू कर देता है दोनों एम्प्लॉइज का, साइटिंग प्रॉपर रीजंस की वजह से। अब सुरेश का आर्ग्यू ये है कि सुरेश का उनका कंटेस्ट क्या है कि हिज डिसमिसल इन द कोर्ट, आर्ग्यूइंग दैट वो कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि बोर्ड हैव ओनली एम्पावर्ड मिस्टर शरद फॉर अपॉइंटमेंट, नॉट फॉर द डिसमिसल, एंड हेंस द डिसमिसल ऑर्डर इज इनवैलिड। अब बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, जनरल कॉजेज एक्ट के हिसाब से आंसर देने को बोला है। सेक्शन 16 हमको डायरेक्टली ये बोलता है कि जिस अथॉरिटी के पास में अपॉइंट करने का पावर अगर दिया गया है तो जब तक स्पेसिफिक कुछ और नहीं बोला जाए उसी के पास में डिसमिसल पावर भी रहेंगे। तो अगर इनको अपॉइंट करने का पावर दिया है तो बट ऑब्वियसली डिसमिस का पावर भी इन्हीं के पास में रहेगा, इसलिए डिसमिसल जो है वो हो सकता है कि अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है, देखने में एनआईए का लग सकता है सर एनआईए तो कोर्ट से हट गया है, भाई जनरल क्लॉजेज एक्ट का क्वेश्चन है जहां एक चेक इश्यू होता है 31/12/2003 को 10 बजे का, ठीक है, और ये चेक जो है वो 31/3 को प्रेजेंट कर देते हैं बैंकिंग आवर्स के अंदर ही, चेक जो है वो डिसऑनर हो जाता है इस आर्ग्यू के साथ में कि आपने 138 में इसको 3 मंथ्स के अंदर प्रेजेंट नहीं किया था। अब 3 महीने चालू कहां से कर रहे हैं, तो सेक्शन 9 हमारा कहता है कि भाई 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ द चेक, तो इसका मतलब 31/12 को अगर चेक इशू है तो 31 को इंक्लूड नहीं करना है, इसके अगले दिन से 3 महीने चालू होंगे और लास्ट वाला डेट इंक्लूड रहेगा, मतलब 31/3 को भी अगर प्रेजेंट किया गया है तो वो विद इन द 3 मंथ्स ही माना जाएगा, इस वजह से ये चेक जो है हमारा वैलिड रहेगा और डिसऑनर इसका नॉट वैलिड है, अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, थर्ड गए। डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चे लोगों, सेक्शन 63 से बोनस शेयर डिस्ट्रीब्यूशन है कैपिटलाइज ऑफ अनडिवाइडेड प्रॉफिट का और वैल्यू कैपेबल ऑफ बीइंग बॉट एंड सोल्ड इन रेफरेंस टू द अबव लाइन। एलिब्रेट करना है कि प्री रिक्वायरमेंट क्या है बोनस शेयर की, शेयर्स फुली पेड अप होने चाहिए, इसके सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे पॉइंट आपके जो भी हैं सेक्शन 63 की जो रिक्वायरमेंट्स आपको बोनस शेयर वाली दे रखी है वो आपको यहाँ पे प्री रिक्वायरमेंट सारी लिख देनी चाहिए। डायरेक्ट 5 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। QL लिमिटेड इज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सूरत में इनकॉर्पोरेट होती है 1200 मेंबर के साथ में। 10th को एक जनरल मीटिंग कॉल होती है जिसमें 14 मेंबर्स प्रेजेंट होते हैं इन पर्सन। अब 1200 मेंबर है, कोरम की रिक्वायरमेंट बच्चे लोगों सेक्शन 103 में आप जानते हैं 1000 तक मेंबर है तो 5 लोग चाहिए, 1001 से लगा के 5000 है तो 15 लोगों का कोरम चाहिए और उससे ऊपर 30 लोगों का कोरम चाहिए। तो 1200 मेंबर है, इसका मतलब 15 का कोरम चाहिए, लेकिन 14 लोग यहाँ पे दिख रहे हैं। आगे पढ़ते हैं। मिस्टर मोहन इसमें से जो एक प्रेजेंट है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 बॉडी कॉर्पोरेट्स को, तो 14 लोग में से एक ऐसा है जो 2 बॉडी कॉर्पोरेट को प्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया 15 लोग यहाँ पे हो गए, तो कोरम तो भैया प्रेजेंट है, मीटिंग तो हो सकती है। अब क्या बोला है, श्याम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेंबर वाज एब्सेंट, होगा भाई, हमको क्या करना है, चेयरमैन मिस्टर राही मीटिंग को एडजॉर्न करते हैं इस बेसिस पे कि श्याम का एब्सेंट है, तो भाई एब्सेंट है तो है ना, सेम डे नेक्स्ट वीक के अंदर कर देते हैं। तो एडजॉर्नमेंट का टाइमिंग वाइमिंग ठीक लिखा है लेकिन एडजॉर्नमेंट ही वैलिड नहीं है,
अब वहां जो मीटिंग में मेंबर प्रेजेंट है वो कहते हैं कि भाई नेक्स्ट पे हम लोग प्रेजेंट नहीं हो पाएंगे, तो आपसे दो चीजें पूछिए। सबसे पहले रिक्विजिट कोरम टू होल्ड मीटिंग एज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्रेजेंट है क्या? बिल्कुल है। मैंने आपको कहा एक जना दो को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 15 लोग हो गए, तो कोरम तो भाई प्रेजेंट है। ऐसे में आपको एडजॉन का कोई रीजन ही नहीं बनता है, मतलब एडजॉन का ये बेस कि भाई एक इंपॉर्टेंट मेंबर प्रेजेंट नहीं इसलिए एडजॉन कर देना चाहिए, बिल्कुल भी वैलिड बेस नहीं होगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। What are the differences इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन? जहां चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं आपको इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन का डिफरेंस देके रखा हुआ है, तो वो डिफरेंस अपने को यहां पे लिख देना चाहिए था। डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं, लॉन्ग बूट्स लिमिटेड लिस्टेड कंपनी एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शूज एंड रिलेटेड एसेसरी। बिजनेस जो है वो सेट ऑन अ रिकवरी मोड बाय द इंडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर ए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिकमेंड करते हैं कि 50 लाख का डिविडेंड देना चाहिए आफ्टर अ गैप ऑफ 8 ईयर during which profit were inadequate to distribute the same। पिछले 8 साल से कोई प्रॉफिट दिया नहीं गया है, अब 50 लाख का डिविडेंड वो लोग देना चाह रहे हैं। ठीक है भाई, डिविडेंड दस प्रपोज टू बी मेड पार्शियली, तो दे रहे करंट ईयर के प्रॉफिट 16 लाख से। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो पिछले 8 सालों का है वो 170 लाख का है, जो 25% है टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का। रेफरिंग टू द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट आपसे पूछा है कि भाई कंडीशंस बताइए बच्चों। इनएडिक्वेसी सेक्शन 123 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, 3 कंडीशन लगती हैं। लास्ट 3 ईयर के डिविडेंड के एवरेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अब ये कंडीशन नहीं लगेगी क्योंकि पिछले 8 साल से डिविडेंड दिया ही नहीं है। सेकेंड पार्ट, हम 10% ऑफ द पेड अप कैपिटल और रिजर्व का यूज कर सकते हैं। सर पेड अप कैपिटल तो है ही नहीं, क्वेश्चन में दे रखी है आपको। जब आपको बोला है कि 170 लाख जो प्रॉफिट है वो कैपिटल का 25% है, तो बहुत आराम से आप निकाल सकते हैं। 170 इंटू 100/25 आपने कर दिया, तो इसका मतलब आपके लिए कैपिटल जो है वो निकल करके बहुत आराम से यहाँ पे आ जाएगी, अपने को ध्यान में रखना है। तो टोटल शेयर कैपिटल आप निकाल सकते हैं। अब टोटल शेयर कैपिटल निकालने के बाद उसका 10% हम निकाल लेंगे बराबर। और हमारी थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि पेड अप शेयर कैपिटल जो है उसका 15% हमको बैलेंस में रखना है। तो पेड अप शेयर कैपिटल आ गई, उसका 15% निकाल करके बाकी का 170 में से हम यूज कर सकते हैं। तो ये जब आप कंडीशंस लगा करके चेक करेंगे तो बिल्कुल परमिसिबल आ जाएगा कि 50 लाख का डिविडेंड हम दे सकते हैं। पूरा सॉल्व यहाँ पे मैं कर नहीं रहा हूं अभी बराबर, तो परमिसिबल रहेगा। आप इस पूरे क्वेश्चन को बहुत इजीली इन कंडीशंस को लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। कैपिटल कैसे आएगी मैंने आपको बता दिया है, बराबर से तीनों कंडीशंस लगा करके, एक कंडीशन लगेगी नहीं, दोनों कंडीशन निकालिए और उसके हिसाब से 50 लाख का डिविडेंड जो है वो परमिसिबल हो जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन अपना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आ गया, अ डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर ऑफ एलएलपी। एक डिस्प्यूट होता है और दो पार्टनर में से एक पार्टनर लेफ्ट कर देता है। बच्चे लोगों, सेक्शन 6 का पॉइंट है, अगर एक पार्टनर चला गया 6 महीने के अंदर आपको पार्टनर लाना पड़ेगा, वाइंड अप करना पड़ेगा, नहीं तो जो एक पर्सन है वो रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। तो एज एक्सपर्ट आपको पूछा है कि सिंगल पार्टनर के साथ क्या होना चाहिए, तो आपको बता दिया सेक्शन 6 में दे रखा है। ट्रिब्यूनल क्या वाइंडिंग अप कर सकता है क्या? सेक्शन 64 में कुछ पॉइंट्स आपको देके रखे हुए हैं, उनमें से एक ये भी है कि जब पार्टनर्स कम हो जाए या ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं पर भी कुछ भी उन्होंने कुछ पर्टिकुलर प्रोविजंस आपको 64 में दे रखे हैं कि वैसा अगर कुछ भी कोई भी एलएलपी अगर चली गई है तो उस केस में सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में चली गई है या रूल्स वगैरह के अगेंस्ट में चली गई है, तो वहां पे ये ट्रिब्यूनल बंद कर सकता है। वो पॉइंट्स अपने को यहाँ पे 4-5 पॉइंट दे रखे हैं 64 में, वो लिख देने चाहिए थे। नेक्स्ट पॉइंट, लैटिन वर्ड दे रखा है बच्चों, हार्मोनियस इंटरप्रिटेशन को समझाने के लिए बोला है। डायरेक्टली आपको 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप समझा करके एग्जाम्पल वगैरह इसमें दे सकते थे। नेक्स्ट पे आ गए, लिस्टेड कंपनी है, पेड अप शेयर कैपिटल 11 करोड़ की, टर्नओवर 100 करोड़ का है, अपॉइंटेड एन ऑडिट कमिटी, रिकमेंडेशन एएनसी एंड एसोसिएट्स, फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सच क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। अब ऑडिट कमिटी ने एक ऑडिट फर्म को रिकमेंड किया है उनकी क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर फॉर अपॉइंटमेंट के लिए। नेक्स्ट एजीएम 30/9 को ड्यू होने वाली है। बोर्ड इस रिकमेंडेशन से डिसएग्री है और रेफर बैक कर देता है। एंड ऑडिट कमेटी भी अडमेंट हो रही है कि उसी नाम को रखेगी, चेंज नहीं करेगी। बहुत बार हमने चीज डिस्कस की हुई है सेक्शन 139 में जब अपन अपॉइंटमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, अब आप सब जानते हैं, 2-3 चीजें पूछिए। अच्छा, ऑडिट कमेटी तो होनी है 177 के अंदर, क्योंकि लिस्टेड कंपनी है तो टर्नओवर देखो नहीं देखो चलेगा, लिस्टेड कंपनी है तो ऑडिट कमेटी तो होगी, पक्की बात है। कोर्स ऑफ एक्शन ऐसे में बीओडीज का क्या होगा इस डेडलॉक को सॉल्व करने के लिए? जब नाम ऑडिट कमेटी सजेस्ट करती है, बोर्ड को नहीं पसंद आता है, रेफर बैक करती है,
फिर भी अगर ऑडिट कमेटी अडमेंट है तो बोर्ड अपना रिकमेंडेशन मेंबर को सेंड करेगी, वो अपने को लिखना चाहिए। सेम पूछा कैजुअल वैकेंसी 139(8) में बोर्ड को ही फिल करने का पावर है, तब भी सेम चीज यूज होगी, अपने को ध्यान रखना है। स्टेप्स क्या रहेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस नो। अच्छा, ऑडिट कमेटी का अगर होती नहीं यहाँ पे तो डायरेक्टली बोर्ड हैव राइट टू सजेस्ट या नेम जो है वो प्रपोज कर देते एजीएम के अंदर, कि अपने को ध्यान में रखना है, तो वो पॉइंट्स अपने को लिख देने चाहिए थे। एक्सप्लेन प्रोटेक्शन अवेलेबल टू द विसिल ब्लोअर। एलएलपी का सेक्शन 31 विसिल ब्लोअर्स का दे रखा है, क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल रहेगा उनके लिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, इस बेस पे उनका डिस्ग्रेड वगैरह कुछ भी जो है वो नहीं होगा, ये सब अपने को लिखना चाहिए था। या जॉब वगैरह नहीं जाएगी। सेक्शन 37 में डायरेक्ट आपसे पूछ लिया सेक्शन देके कि फॉल्स स्टेटमेंट का पेनल्टी बताओ, तो आप देखेंगे 2 ईयर का जेल, 1 लाख से 5 लाख का पेनल्टी, ऐसी कुछ पेनल्टीज आपको दे रखी है जो डायरेक्टली लिखनी चाहिए थी। नेक्स्ट आता है जनरल क्लॉजेस एक्ट में जेंडर नंबर, मेरा फेवरेट सेक्शन है, आपको कई बार मैंने बोला हुआ है, मेल इंक्लूड्स फीमेल वाला जो अपना पॉइंट था बराबर से, तो सेक्शन 13 जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट का, वो अपने को सीधा सा लिख देना चाहिए था। छोटा सा 4 नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया नंबर इसमें आपको मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे पहुंच गए बच्चों हम लोग, फटाफट से मैंने सॉल्व कर दिया, पूरा पेपर का हिंट आपको मैं देता जा रहा हूं कि भी क्या क्या कुछ कुछ आया था। एलकेजी लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल 12.50 करोड़ का है, उनका टोटल नंबर ऑफ मेंबर 3500 है। क्या बात है, मेंबर से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। बोर्ड ने एक जनरल मीटिंग कॉल किया है 6/5 को, 2 बजे का मीटिंग है, मीटिंग पे कोरम प्रेजेंट नहीं है, हाफ एन आवर में फिर से कोरम का क्वेश्चन है सेक्शन 103 का। मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है, नेक्स्ट वीक हो सकती है, कोरम प्रेजेंट नहीं है तो नेक्स्ट वीक पे आप कर सकते हैं, सेम डे सेम वेन्यू, बहुत बढ़िया, कोई टेंशन नहीं। अब इन रेफरेंस में 3 चीजें आपसे पूछिए। नंबर 1, What will be the fate of the meeting in case of 2 member in person present in the adjourn? अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है और मीटिंग एडजॉर्न होती है तो जितने भी मेंबर प्रेजेंट है उसको हम कोरम मान लेते हैं, तो 2 जने भी वहां पे है तो कोरम मान लिया जाएगा, इट इज एब्सोल्युटली वैलिड। फिर इन्होंने बोला तो 6 तारीख की मीटिंग थी, उसमें 16 लोग आ गए थे, मतलब कोरम प्रेजेंट था, 3500 है, 15 लोग चाहिए होते हैं, 16 लोग आ गए। चेयरमैन ने देखा कि कुछ मेंबर का बिहेवियर जो है वो सही नहीं है, इस बेस पे उन्होंने मीटिंग को 13 तारीख के लिए एडजॉर्न कर दिया। वहां पे 3 लोग ही आए हैं इन पर्सन। अब बताइए मीटिंग एडजॉर्नमेंट का क्या होगा। अब देखिए, अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है और मीटिंग एडजॉर्न होती है तो लॉ में बस उसके लिए ही लिखा हुआ है, लॉ में सिर्फ प्रोविजन उसके लिए है कि अगर मीटिंग एडजॉर्न होती है वांट ऑफ कोरम की वजह से, तो वहां जितने लोग प्रेजेंट है उतना कोरम मान लिया जाएगा। और किसी वजह से अगर एडजॉर्न होती है तो बेसिक पॉइंट तो यही है कि कोरम का प्रेजेंट होना जरूरी है। अब यहाँ कई लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है, कई लोगों का इसमें थोड़ा सा अलग अलग व्यूज आता है। कुछ लोग कहते हैं भाई ये डायरेक्ट पॉइंट दिया हुआ है, एडजॉर्न मीटिंग में सिर्फ कोरम 2 जनों का होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बेसिकली इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, अगर वांट ऑफ कोरम की वजह से एडजॉर्न हो रही है तो ये रूल है कि 2 लोगों से काम चलेगा, बाकी की वजह से एडजॉर्न हो रही है तो भैया कोरम तो होना ही चाहिए। तो उस बेस पे अगर देखें तो कोरम जो है वो प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है, कम से कम हमारे पास 15 लोग होने चाहिए थे, 3500 जने हैं, और सिर्फ अगर 3 लोग ही प्रेजेंट है तो कोरम नहीं होगा, उस बेस पे इसका आंसर जाएगा। बराबर ध्यान रखेंगे। तो 2 व्यूज इसमें मैं मान करके चल रहा हूँ, कई हो सकता है फैकल्टीज का कुछ व्यू अलग चला जाए, दोनों व्यूज जो है वो जगह जगह पे माने जाते हैं। इन केस वेयर सच मीटिंग वाज कॉल्ड बाय रिक्वेस्टनिस्ट अंडर सेक्शन 100, अपने को पता है भाई ईजीएम अगर बुलाई होती है और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो बिल्कुल सीधा व्यू है, मीटिंग एडजॉर्न नहीं होती है, कैंसिल होती है, डायरेक्ट पॉइंट अपने पास में है, ध्यान में रखेंगे। चलिए जी नेक्स्ट पे आते हैं। इनकम टैक्स अथॉरिटी हैज गैदर्ड सम इंफॉर्मेशन एंड व्यू टू देयर हैज बीन अ मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। उनको लग रहा है एफजीएस लिमिटेड में इनकरेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी का और रीओपन करना चाह रहे हैं। क्या बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी अगर रीओपन करना चाह रही है सेक्शन 130 लगता है, और बिल्कुल उसमें जो अथॉरिटीज है उनमें इनकम टैक्स अथॉरिटी भी है तो बिल्कुल कर सकती है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटी करना चाह रही है, बिल्कुल कर सकती है। सेकंड नंबर, वॉलंटरी रिवीजन अगर करना चाह रहे हैं सेक्शन 131 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट का, बिल्कुल कर सकता है। अगर उनको लग रहा है कि सेक्शंस हमारे फॉलो नहीं हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले या बोर्ड रिपोर्ट का, तो आप कर सकते हैं। हाउ मेनी प्रोसीडिंग, 3 साल भाई 131 में डायरेक्ट दे रखा है, 3 इयर्स प्रोसीडिंग का जो है वो ध्यान रखिएगा, दोनों सेक्शन अलग अलग है। रीओपनिंग 8 इयर्स का होता है, वो अलग अलग कंसेप्ट हो गया बिल्कुल ही। ये जो बोला है इन्होंने रिवीजन के लिए बोला है तो प्रोसीडिंग 3 इयर्स का हो सकता है, अपने को ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु विल साइन द ऑडिट रिपोर्ट, सेक्शन 145 में लिखा हुआ है, बहुत क्लियर, जो ऑडिट किया रहेगा जिसने, और वो पर्सन जो ऑडिट करने के लिए एलिजिबल पर्सन है, जो भी पार्टनर हो गया वो इस पर साइन कर सकता है। और 145 ये भी कहता है कि जो भी क्वालिफिकेशंस उन्होंने वहां पे लगाई रहेंगी वो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर रीड आउट करके दिया जाएगा और मेंबर के इंस्पेक्शन के लिए भी ओपन रहेगा। ये सब अपने को वहां पे देके रखा हुआ है, ये अपने को 145 लिख देना चाहिए था। Explain the provision relating to expert consent included in the prospectus to be issued in India by companies incorporated outside of India
फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है तो सेक्शन 388 में आपको दिया हुआ है एक्सपर्ट का कंसेंट पहले जब तक नहीं होगा, तो और एक तो एक्सपर्ट का कंसेंट होना चाहिए और सेकंड नंबर उसने विड्रॉ नहीं किया होना चाहिए, वही वाले जो नॉर्मल अपने प्रोविजन है, लेकिन सेक्शन 388 से इसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, डायरेक्ट फेमा का क्वेश्चन आ गया। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस के क्वेश्चन आने थे, बहुत पूरे चांसेस थे। डायरेक्ट आपको फेमा के अंदर ये देके रखा हुआ है, कमीशन टू द एजेंट अब्रॉड वाला $25,000 या इनवर्ट रेमिटेंस पे 5% वाला अपना पॉइंट है। कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए वो था ना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 करोड़ के आसपास हो गया, और अदर देन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अपना 10 लाख है, ऐसा कुछ है, वो अपने को डायरेक्टली पॉइंट जो है वो लिख देना चाहिए था, बराबर से। फिर रेमिटेंस बाय वे ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस का भी वही अपने को दे रखा है, इन्वेस्टमेंट का 5% हमारा था, या $1 लाख जो था, वो वाला जो पूरा अपना प्रोविजन था वो एज इट इज अपने को यहाँ पे लिख देना चाहिए था। बहुत सीधा सा प्रोविजन जो है वो आपको यहाँ पे देके रखा हुआ है, बहुत आराम से आप इसको कर सकते थे, बराबर। तो ये बच्चे लोगों हमारे पास में पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। अच्छा, यहाँ ध्यान अपने को रखना चाहिए ना, पूरा प्रॉपर तरीके से 3 चीजें अगर पूछी गई हैं तो तीनों प्रोविजंस आपको एकदम प्रॉपर तरीके से वहां पे लिख देने चाहिए थे कि भाई विच एवर इज हायर आएगा, विच एवर इज मोर वाला जो पॉइंट रहेगा इन दोनों में से वो अपने को मिलेगा। तो पूरा प्रॉपर जो है वो प्रेजेंटेशन तीनों पॉइंट्स का अपने को दे देना चाहिए था। 4 नंबर का अपना क्वेश्चन है। तो ये पूरा पेपर बहुत 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 फटाफट आपके साथ डिस्कस करें, पूरा सॉल्व मैंने किया नहीं है, लेकिन सेक्शंस नंबर क्या जाएंगे, फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, ये सब आपको मैंने बता दिया है। तो बच्चे लोगों, आज का काम हमारा खत्म। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी जिसमें इस पेपर का पूरा विद आंसर्स जो है वो हम सॉल्यूशन के ऊपर बात कर लेंगे कि कैसे आंसर प्रेजेंट होना चाहिए था, क्या कुछ सब होना चाहिए था। तब तक आप लोग अभी अगर देख रहे हैं तो फटाफट से इसको खत्म करके टेक्स्ट की तैयारी में लग जाइए। बाकी लोग जो बाद में देख रहे हैं तो आराम से देख सकते हैं। फिर हमारी जल्दी मुलाकात होगी आगे के पेपर्स के लिए। ऑल द बेस्ट।